हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे बेटा गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी एनर्जी लाया करो। तुम लोग किस तरीके से हो बालक, सुबह सुबह के भी अंदर भी तुम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बातें बंद। सबसे पहला पॉइंट बेटा, अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक 2 लेक्चर हुए थे। 2 लेक्चर के अंदर मैंने जस्ट आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। तो अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अगर फर्स्ट लेक्चर है किसी का भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज आप लोगों के चैप्टर से, ठीक है। इनकेस किसी को डाउट आता है, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा, इनकेस कोई भी डाउट आता है तो प्लीज लेक्चर के बाद मेरे से आराम से ऑफिस में आके बात कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं, अब वापस सुन लो। हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर हैं। और कितने यूनिट्स हैं? 15 यूनिट हैं। इसका मतलब जो इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं है, वो एक सिंगल चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करें आपके चैप्टर से। चैप्टर का नाम है बेटा पब्लिक फाइनेंस। वापस बोल रहा हूं, स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर से। चैप्टर का नाम है बेटा पब्लिक फाइनेंस। अब प्लीज ध्यान से सुनो, पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है, मुझे ये बताएगा कोई, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस। और बेटा चैप्टर के अंदर जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट है बेटा आपका फिस्कल फंक्शंस। अगर मैं बात करूं, चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस और चैप्टर के अंदर जो यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फिस्कल फंक्शंस। तो प्लीज एक चीज वापस सुन लो, पब्लिक फाइनेंस तो बेटा आप लोगों का चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर आप लोगों की जो यूनिट गिवन है, यूनिट नंबर 1, दैट यूनिट इज फिस्कल फंक्शंस, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, जब भी मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट करूंगा, प्लीज सुन लीजिए, जब भी बेटा मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले उस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं सबसे पहले उसका एक चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मास्टर चार्ट। प्लीज सुनिए जरा, मैं सबसे पहले जब भी कोई यूनिट स्टार्ट करूंगा, उस यूनिट के अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं उसका एक चार्ट बनवाऊंगा आपको, ठीक है। आप लोग भी उस चार्ट को मेरे साथ बनाएंगे। इस चार्ट से फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हमें इस यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप रिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि ये वाला टॉपिक आपने कौन से चैप्टर में, कौन सी यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले सर फिस्कल फंक्शंस की बात करते हैं। तो फिस्कल फंक्शंस यूनिट के अंदर टोटल बात करें तो 3 सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सर वो 3 सब टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? पहला सब टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है फिस्कल फंक्शंस के अंदर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद बेटा सेकंड सब टॉपिक आपको जो इस यूनिट के अंदर पढ़ना है, दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज द सेकंड सब टॉपिक। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? लास्ट टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ना है बेटा डिफरेंट टाइप्स के फिस्कल फंक्शंस। वापस सुन लो, लास्ट सब टॉपिक है बेटा फिस्कल फंक्शंस। तो बेटा कितने फंक्शंस आपको पढ़ने हैं? 3 फंक्शंस। उन तीनों फंक्शंस को बोला जाता है बेटा फिस्कल फंक्शंस। अभी मैं जब टॉपिक पे आऊंगा प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, जस्ट अभी मैं आपके सामने एक चार्ट बनवा रहा हूं। तो वापस सर 3 फिस्कल फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। पहला फंक्शन आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एलोकेशन फंक्शन। सेकंड फंक्शन बेटा आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और एक थर्ड फंक्शन आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो बेटा 3 आपको फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपके सामने लिखा है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और थर्ड एंड लास्ट आपको जो फंक्शन पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल फंक्शन, दैट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शंस। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं
कितने तरीके के फिस्कल फंक्शंस होते हैं अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं तो 3 होते हैं। एक फंक्शन क्या होता है? एलोकेशन। एक फंक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और एक फंक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो फिस्कल फंक्शन यूनिट है, उस फिस्कल फंक्शन यूनिट में आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। सर वो 3 सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला सब टॉपिक लिखा है आपके सामने, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड सब टॉपिक लिखा है बेटा, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। और थर्ड सब टॉपिक है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल फंक्शंस, जिसमें 3 फंक्शंस हैं, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो वापस सुनो, आपको इन फंक्शंस को समझना है मेनली, लेकिन इन फंक्शंस को समझने से पहले आपको ये 2 सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप ये 2 सब टॉपिक कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपको ये 3 फिस्कल फंक्शंस क्या नहीं होंगे? समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज कृपया करके सबसे पहले तो ये चार्ट को ड्रॉ करें। इस चार्ट से आपको एक फायदा क्या होगा? आपको पता रहेगा कि आपको इस यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, मैं जब भी कोई यूनिट स्टार्ट करूंगा तो यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा। इस चार्ट को हम लोग बोलेंगे मास्टर चार्ट। अब एक पॉइंट और सुनिए प्लीज, एक चीज और सुन लो पहले। अभी हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे? एलोकेशन फंक्शन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो एलोकेशन फंक्शन में भी आपको बहुत सारे क्या पढ़ने होंगे? सब टॉपिक्स। प्लीज सुनो, अभी तक अगर मैं बात करूं तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, ये पूरी यूनिट का चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो टोटल इस यूनिट में आपको मेनली कितने टॉपिक्स पे फोकस करना है? 3 टॉपिक। पहला टॉपिक आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा सब टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा सब टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स के फिस्कल फंक्शंस। अब सुनो, जब आप पढ़ेंगे फिस्कल फंक्शन में, कौन सा फिस्कल फंक्शन? सपोज करो एलोकेशन। तो एलोकेशन फंक्शन में भी आपको बहुत सारे क्या पढ़ने होंगे? सब टॉपिक्स। तो जब मैं एलोकेशन फंक्शन पे आऊंगा, एलोकेशन फंक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका भी एक आपके सामने पहले क्या बनवाऊंगा? चार्ट। तो बेटा एक बात वापस सुन लो, जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसका एक चार्ट, और फर्दर टॉपिक्स सब टॉपिक्स में क्या होंगे? डिवाइड, उसका भी अलग से क्या बनवाऊंगा? चार्ट। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे सर पब्लिक फाइनेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्योंकि फिस्कल फंक्शन इज सिंपली द यूनिट अंडर द चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज पब्लिक फाइनेंस। और जो भी प्लीज मैं आप लोगों को ये बनवा रहा हूं, ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रीजन बताता हूं, इन सब चीजों के पीछे एक ही लॉजिक है। कुछ चीजें आपको क्लास के अंदर ही लिखते लिखते क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। तो प्लीज कृपया करके जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करिए। यूनिट नेम इज पब्लिक फाइनेंस, दैट इज सॉरी चैप्टर नेम इज पब्लिक फाइनेंस एंड यूनिट इज फिस्कल फंक्शंस। तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर चैप्टर क्या है, यूनिट क्या है। मैं ऑलरेडी आपके साथ क्लास में डिस्कस कर चुका था कि आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि आपको चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर यूनिट गिवन है। मींस पूरा चैप्टर नेम इज पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस चैप्टर को डिवाइड किया गया 4 यूनिट्स में, और यूनिट नंबर 1 गिवन है, दैट इज फिस्कल फंक्शंस। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट में से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले एक एक करके टॉपिक्स को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बन गया? आप सुनिए जरा, हो गया सबका कंप्लीट? अरे बोलिए, बोलते क्यों नहीं हो? वैसे तुम लोग इतनी बातें करते हो और जब मैं बोलूंगा बोलो तब नहीं बोलोगे। अब सबसे पहला पॉइंट सुनो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपके साथ डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिफरेंस देखा था, याद है?
अब बस मुझे इतना बताओ, अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, वापस अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं तो बेटा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो। अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमी एज अ होल, इसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। अब प्लीज सुनिए जरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि, क्या बात कर रहा हूं सर, मैंने कितनी चॉकलेट कंज्यूम करी, दैट इज मैंने एक सिंपल से स्टेटमेंट आपको बोली, मैंने कितनी चॉकलेट कंज्यूम करी, तो मैं बात कर रहा हूं अपनी या सबकी? अपनी बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं मींस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बात करता हूं पूरे देश में कितनी चॉकलेट का कंजम्पशन हुआ, पूरे देश में कितनी चॉकलेट का कंजम्पशन हुआ, तो मैंने सबकी बात करी या एक की बात करी? सबकी बात करी, तो इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वापस से तुम्हारे इस यूनिट के अंदर देखो क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या बताए गए हैं गोल्स। अब सर सबसे पहले बात करते हैं, पहले टॉपिक की बात करते हैं। सर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था लास्ट लेक्चर में, दोबारा से बता रहा हूं। सबसे पहले आपके सिलेबस के अंदर लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, वापस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? बिहेवियर। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे बेटा पूरी इकोनॉमी की, किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। वापस सुन लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे पूरी इकोनॉमी एज अ होल की, कभी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कई बार इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? एग्रीगेट। ठीक है, अब मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सर क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कंपनी है नेस्ले, लास्ट लेक्चर में बात करी थी, नेस्ले ने बेटा कितनी चॉकलेट, वापस नेस्ले ने कितनी चॉकलेट का प्रोडक्शन किया? अगर मैं बात करता हूं नेस्ले ने कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस करी, तो मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, सारी कंपनी की? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं नेस्ले ने कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस करी, तो नेस्ले ने कितनी चॉकलेट का प्रोडक्शन किया, यह कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं इंडिया में कितनी चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ, तो बेटा मैंने पूरी कंट्री की बात करी है या एक कंपनी की बात करी है? एक कंट्री में बहुत सारी कंपनी होंगी, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं इंडिया में कितनी चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट। अब आते हैं इसके आगे का पॉइंट। अब बस मुझे ये बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज मैक्रो वर्ड कहां से लिया गया? एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड क्या था? मैक्रोस। और मैक्रोस का इंग्लिश में मतलब क्या था? लार्ज, या सिंपल वर्ड्स में बिग कह सकते हैं। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो का कहां से ओरिजिनेशन हुआ था? ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस। और माइक्रोस का मतलब स्मॉल। वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूं, यहां तक क्लियर है? अब आके देखो जरा, अब तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो पढ़ी थी, अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है, पहले समझोगे फिर मैं अपडेट कराऊंगा। सर अगर मैं बात करता हूं गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने गोल्स हैं? सर अगर मैं बात करूं, मुझे एक बात सोच के बताओ, हर कंट्री की गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहती है? दैट इज हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है वो कंट्री ग्रो करे या ग्रो ना करे। इसका मतलब ध्यान से सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ना। अब थॉट लगाओ, मेरी कंट्री की बात करता हूं, इंडिया की गवर्नमेंट क्या चाहती है? इंडिया ग्रो करे या ना करे? ग्रो करे। तो बेटा पहला गोल मैक्रो इकोनॉमिक्स का है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान से समझना, अब इसके अंदर पॉइंट क्या है? सबसे पहला गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ।
सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जो बेटा रेट ऑफ जीडीपी है, अभी प्लीज सुनो, रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन। मैं क्या कह रहा हूं प्लीज समझो। सर जीडीपी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, देखो जीडीपी का सिंपल सा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये तो फुल फॉर्म हुई। अगर मैं बात करूं इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर है तुम लोगों का, ठीक है, चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इस पे पूरा जीडीपी के बारे में बताया गया है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझो, सबसे पहला पॉइंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहती है? हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री क्या हो? ग्रो। दैट इज सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक गोल जो है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हमारी कंट्री ग्रो कब करेगी? जब हमारी कंट्री का रेट ऑफ जीडीपी किससे ज्यादा होगा? पॉपुलेशन से। सर जीडीपी का मतलब क्या होता है? सर जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से सुनो, मॉनेटरी वैल्यू में बात होती है टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड होता है? यूजुअली 1 ईयर। इसका मतलब एक साल में, वापस एक साल में हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए? दैट इज एक साल में हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसका अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू निकालूंगा, टोटल वैल्यू, तो ये क्या कहलाएगा? जीडीपी। बस इतना दिमाग में रखो, इंडिया में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी कंट्री इन अ स्पेसिफाइड ईयर। स्पेसिफाइड ईयर कितना होता है? 1 ईयर। अब थॉट लगाओ, थॉट, मुझे बस इतना बताओ, ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए या पॉपुलेशन से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए? एक मिनट सोच के देखो, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए या पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए? अगर मैं वापस बोलता हूं, सोचो, गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज्यादा हैं किसके कंपैरेटिवली? पॉपुलेशन से, तभी तो देश तरक्की करेगा। रिवर्स कर लो, मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं कंपेयर टू व्हाट? पॉपुलेशन, तो बेटा देश तरक्की नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट मुझे सोच के बताओ, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहती है? कि देश तरक्की करे। दैट इज देश तरक्की करे, और देश तरक्की तब करेगा जब रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्या? गोल। आई होप क्लियर है सबको। अब पहला पॉइंट सुनो, वापस सुन लो, मैं वापस बोल रहा हूं, हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि देश क्या करे? ग्रो करे। देश कैसे ग्रो करेगा? जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी या जीडीपी का रेट ज्यादा होगा? तो जीडीपी का रेट इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन, तब बेटा कहलाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है पहला? पक्का? अब सेकंड की बात करते हैं, 3 गोल पढ़ने हैं। सेकंड गोल की बात करते हैं, सोचो, सेकंड गोल की बात करता हूं, मुझे बताओ देश तरक्की कब करेगा? जब एम्प्लॉयमेंट होगा या अनएम्प्लॉयमेंट होगा? एक बात सोचो, हम कह रहे हैं इंडिया के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं? इंडिया के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या इंडिया तरक्की करेगा? नहीं। तो सेकंड पॉइंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट यह चाहती है कि उनकी कंट्री तो ग्रो करे, साथ साथ उनकी कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? हाई। इसका मतलब बेटा यहां लिख रहा हूं, हाई लेवल ऑफ, वापस देख लो, सेकंड लिखा है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि जो कंट्री के लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? हाई। अब सोच के देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हाई।
इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो तभी हाई होगा ना जब सब लोगों के पास क्या होगी, इनकम। और इनकम कब होगी, जब लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनो, इनकम तो तभी होगी ना जब लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोगों की इनकम हो या ना हो। इनकम तब होगी जब लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड गोल क्या निकलता है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाई। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तब हाई होगा जब लोगों के पास क्या होगी, इनकम। और अगर इनकम की बात करता हूं, इनकम तब होगी जब लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। दैट इज द सेकंड गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर है यहां तक। थर्ड एंड लास्ट गोल, थर्ड एंड लास्ट गोल इज, थॉट लगाना जरा, बस मुझे ये बताओ, प्राइस, सर मैं वापस बोल रहा हूं, प्राइस ज्यादा होने चाहिए, वापस सुनो, जो भी गुड्स या सर्विसेज हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, प्राइस ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। दिमाग, एक मिनट दिमाग लगाओ, मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड गोल इंपॉर्टेंट है, प्राइस होने चाहिए बेटा स्टेबल। ध्यान से सुनो, तुमने बात करी है कि सर प्राइस कम होने चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल वर्ड यूज हो गया, और मैं बात कर रहा हूं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि गोल किसके पढ़ रहे हैं, मैक्रो के। अब तुमने बोला प्राइस क्या होने चाहिए, कम, इसका मतलब तुम अपने बारे में सोच रहे हो, थॉट लगाओ। यहां पे दो वर्ड आएंगे, एक वर्ड क्या आएगा बेटा, इन्फ्लेशन, और एक वर्ड क्या आएगा, डिफ्लेशन। प्लीज सुनो ध्यान से, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब महंगाई, इन सिंपल वर्ड्स इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब दैट इज प्राइस क्या हुआ, कम। डिफ्लेशन को इन सिंपल वर्ड्स बोलते हैं डाउन टर्न, क्या बोलते हैं, डाउन टर्न इन इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी में डाउन टर्न आ गया, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। थॉट लगाओ, थॉट, इधर देखो जरा, इधर। अब मैं बात करता हूं, अगर प्राइस ज्यादा है, अगर प्राइस क्या है, ज्यादा, इसका मतलब जो चीज पहले हम 10 रुपए में खरीदते थे वही चीज अब हम कितने में खरीद रहे हैं, 50। सोचो, जो चीज पहले मैं कितने में खरीदता था, 10 रुपए में, अब वो चीज मुझे कितने में मिल रही है, 50। तो बेटा महंगाई हुई, इसको क्या बोलेंगे। अब थॉट लगाना, इन्फ्लेशन अगर होता है तो किसको प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेशन हुआ तो प्रॉब्लम होगी कस्टमर को, और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो खरीदेंगे ही नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, महंगाई ज्यादा है तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, कस्टमर। तो बेटा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो गुड्स या सर्विसेज क्या नहीं करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, ये होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का सिंपल सा मतलब प्राइस हो गए कम, क्या हो गया, प्राइस कम। अब मुझे सोच के बताओ, प्राइस कम से कस्टमर को तो फायदा है, लेकिन किसको नुकसान है, सेलर को। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम गुड्स खरीद नहीं रहे, तुम गुड्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे, सेलर। अब मुझे बताओ, प्राइस हो गए कम, तो प्राइस कम की वजह से कस्टमर को तो फायदा हो गया, लेकिन सेलर को क्या हो रहा है, नुकसान। अब मुझे सोच के बताओ, डिफ्लेशन हुआ तो किसको नुकसान है, इन्फ्लेशन है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रॉब्लम है। तो मुझे बताओ, ना तो प्राइस ज्यादा होने चाहिए, ना प्राइस क्या होने चाहिए, कम। प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल। स्टेबल का मतलब प्राइस होने चाहिए मॉडरेट। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, सोच के बताओ, गवर्नमेंट क्या चाहेगा, गवर्नमेंट ये चाहेगा ना तो प्राइस क्या हो ज्यादा, ना प्राइस क्या हो कम। ज्यादा प्राइस हुए तो किसको प्रॉब्लम, कम प्राइस हुए तो किसको प्रॉब्लम, सेलर। तो प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल। तो बेटा वापस तीन गोल निकल के आए, किसके गोल निकल के आए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंट्री तरक्की करे या ना करे, इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब जीडीपी का रेट पॉपुलेशन के रेट से ज्यादा होगा। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनने चाहिए कंपेयर टू पॉपुलेशन।
तभी देश क्या करेगा, तरक्की। सेकंड पॉइंट, सबके पास क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो लोगों के पास क्या है, इनकम। इनकम है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हाई। तीसरा पॉइंट, प्राइस ना तो ज्यादा होने चाहिए ना कम, ना तो क्या होना चाहिए, ना क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन से किसको प्रॉब्लम, और डिफ्लेशन से सेलर। तो बेटा प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल। तो बेटा हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि ये तीन चीजें मेंटेन रहें, तभी देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। और इन तीनों को बोला गया है गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर है, पक्का। अब इसको पहले अपडेट करो, फिर 2-3 पॉइंट्स और हैं, इसी में समझाऊंगा। सबसे पहले तो हेडिंग डालो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। रीड करा दूं, बोल नहीं रहे अब, अरे रीड करा दूं, क्यों, बोलो, अरे आत्माओं आप बोलोगे। और एक मिनट, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज स्लैंग है, एब्यूसिव नहीं है, कहीं कुछ और सोचो। स्लैंग बोल रहा हूं, स्लैंग। स्लैंग का मतलब समझते हो, जैसे तुम लोग आपस में बात करते हो, मैं भी यहां पे कोई मास्टर गिरी नहीं दिखा रहा, वैसे मैं हूं नहीं इस लायक। चलो अच्छा, बस रीड करा दूं, लिखवा दूं, लिखो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सुनो, गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एमसीक्यू आ सकता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, सपोज करो, उसमें एक ऑप्शन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, 3 अदर, प्लीज सुनो, एक ऑप्शन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और 3 अदर ऑप्शन। आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आपका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, आपको एक और चीज पूछ सकता है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और 3 अदर, तो कौन सा गोल है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, आपसे पूछ सकता है प्राइस स्टेबल, स्टेबल प्राइस, स्टेबल प्राइस 3 अदर, तो कौन सा गोल है, स्टेबल प्राइस। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, तीनों ऑप्शन थे और ऑप्शन क्या था, ऑल अबव। सुनो, 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस एंड ऑल अबव। तो इन सब में से कौन से गोल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ऑल अबव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हेडिंग डाल रखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दोबारा अपडेट कर लो, क्योंकि इस यूनिट में दोबारा दे रखी है। एक ही लाइन की डेफिनेशन है जो लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। तो लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। Macroeconomics is the study of economy as a whole. That is, अब कंटिन्यूएशन में लिखना, that is overall, हम सबकी बात करेंगे यहां पे, तो इसलिए वर्ड आ रहा ओवरऑल। That is overall economic environment. That is overall economic environment. और ब्रैकेट में लिख लो एग्रीगेट। दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और ब्रैकेट में लिखिए बेटा एग्रीगेट। अंडरलाइन करो इकोनॉमी एज अ होल और वर्ड एग्रीगेट को। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, द गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोल्स। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, द गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज। अब इसमें 3 पॉइंट आएंगे, ABC करके लिखना। फर्स्ट गोल लिखो, फर्स्ट क्या था बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लिखो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक लाइन आएगी, क्या लाइन थी, रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब एक साल में कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी कंट्री इन अ स्पेसिफाइड पीरियड।
भाई ये याद रखो, एक साल में इंडिया की जीडीपी की बात करता हूं, एक साल में इंडिया के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं टोटल, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब सोचो, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होने चाहिए या पॉपुलेशन? अगर वापस बोलता हूं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज तो इंडिया ग्रो करेगा या नहीं? नहीं। तो बेटा हमारा गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ तब होता है जब जीडीपी ज्यादा होता है, किससे? पॉपुलेशन। तो आपने लिखा है फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें डैश डाल के लिखो इट मींस जीडीपी, और ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखना, इट मींस जीडीपी, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद। इट मींस जीडीपी, ब्रैकेट में लिखिए फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद, ग्रोज। इट मींस जीडीपी ग्रोज एट फास्टर रेट, जीडीपी ग्रोज एट फास्टर रेट देन पॉपुलेशन, जीडीपी ग्रोज एट फास्टर रेट देन पॉपुलेशन। यहां पे एक वर्ड अंडरलाइन करो जीडीपी, एक वर्ड अंडरलाइन करो फास्टर, और एक वर्ड अंडरलाइन करो पॉपुलेशन। सेकेंड गोल क्या है बेटा? हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब सबके पास क्या हो? रोजगार। अब मुझे बताओ, अगर सबके पास रोजगार है तो लोगों के पास क्या है बेटा? और लोगों के पास अगर इनकम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? हाई। क्लियर है? अब पहले एक मिनट, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, उसके बाद अपडेट कराऊंगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा, इधर देखो, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जरा ध्यान से, इस पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, उसको समझा रहा हूं फिर से। सबसे पहला, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो बेटा? हाई। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए हाई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई तब होगा जब लोगों के पास क्या होगी? इनकम। यहां तक क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट, इसी के अंदर एक वर्ड और बोला गया है, हाइयर आउटपुट। सर हाइयर आउटपुट का मतलब क्या है? इधर देखो, समझा रहा हूं प्लीज। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब हाई होगा जब लोगों के पास क्या होगी? इनकम। साथ साथ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक वर्ड लिखा है हाइयर आउटपुट। सर हाइयर आउटपुट का मतलब ज्यादा क्या करे कंट्री? ज्यादा क्या करे बेटा? प्रोडक्शन। अब ध्यान से देखो, ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा किससे कंपेयर? पॉपुलेशन से। तो बेटा देश क्या करेगा? ग्रो करेगा। इसका मतलब सुनो, हाइयर क्या होना चाहिए? आउटपुट। हाइयर आउटपुट का मतलब हाइयर क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन कंपेयर टू पॉपुलेशन। तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ध्यान से देखो, सर हाइयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं मेरी इनकम की बात करता हूं, मेरी नहीं सबकी। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं मेरी इनकम हो रही है, इसका मतलब देश में सब लोगों की क्या हो रही है? इनकम। दैट इज, सब लोगों की अगर इनकम हो रही है तो सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? हाई होगा। अब ध्यान से देखो, जब सब लोगों के पास इनकम है तो सब लोग कहीं ना कहीं उस इनकम के थ्रू गुड्स, ध्यान से सुनो, गुड्स या सर्विसेज को क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? परचेस करेंगे। यस या नो? इधर देखो, मेरी इनकम हो रही है, मेरे साथ साथ सबकी इनकम हो रही है। सबकी मतलब जितनी भी कंट्री के लोग हैं, क्योंकि सबके पास क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब मेरा क्या हो रही है? इनकम। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हाई। मैं इस इनकम से क्या करूंगा? क्या करूंगा? गुड्स या सर्विसेज को क्या करूंगा? बेटा जब मैं कर रहा हूं तो सब भी कर रहे होंगे। अब मुझे बताओ, जब हम सब लोग गुड्स और सर्विसेज को परचेस करेंगे तो बेटा सेलर क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? प्रोडक्शन। अब सेलर प्रोडक्शन करेगा, इसका मतलब हाइयर क्या जनरेट होगा? आउटपुट। समझो इस चीज को। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 3 पॉइंट बोल रहा है। पहला पॉइंट, सबकी क्या होनी चाहिए?
इनकम, सबके पास इनकम है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हाई आउटपुट कैसे हो गया? सबके पास क्या है? इनकम, तो सब लोग अपनी इनकम से क्या करेंगे? परचेस। क्या परचेस करेंगे? गुड्स और सर्विसेज। बनाता कौन है? सेलर। तो जब बेटा हम परचेस कर रहे हैं तो सेलर भी तो ज्यादा क्या करेगा? प्रोड्यूस। इसका मतलब हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक वर्ड और आएगा, हायर आउटपुट। आई होप लाइन क्लियर है सबको? पक्का? लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हायर आउटपुट। तो सेकंड पॉइंट आ रहा है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज सेकंड गोल के अंदर आप लिख रहे हैं हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डैश डाल के लिखो, इट मींस, तीन वर्ड को अंडरलाइन करना है यहां पे, इट मींस हायर इनकम। मेरी होगी सबकी होगी? इट मींस हायर इनकम, कॉमा हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, हायर इनकम, कॉमा हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एज वेल एज हायर आउटपुट, एज वेल एज हायर आउटपुट। लाइन समझ आ गई? हायर आउटपुट का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, ज्यादा क्या होगा? क्यों ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? क्योंकि सबकी क्या है? इनकम। सबकी इनकम है तो सब क्या करेंगे? परचेज। जब सब परचेज करेंगे तो सेलर क्या करेगा? प्रोडक्शन। इसमें तीन वर्ड अंडरलाइन कर लो, यहां पे पहला वर्ड अंडरलाइन कर लो वापस, हायर आउटपुट इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड अंडरलाइन कर लो हायर आउटपुट, सेकंड वर्ड अंडरलाइन कर लो इनकम, और थर्ड अंडरलाइन करो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। और यहां पे ध्यान से सुन लो, ये हायर आउटपुट पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पक्का? अब आते हैं थर्ड। मुझे बस ये बताओ, थर्ड तुम लोगों ने गोल क्या पढ़ा है? प्राइस कैसे होने चाहिए? स्टेबल। स्टेबल का मतलब ना तो क्या हो? इन्फ्लेशन, ना क्या हो? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन से किसको प्रॉब्लम है? और डिफ्लेशन से? अब एक पॉइंट यहां, जरा डिफ्लेशन पे थोड़ी सी चर्चा की गई है तुम्हारे मॉड्यूल में, देखो जरा। अगर मैं बात करता हूं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कुछ नहीं है, एक ही लाइन लिखी है कि इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम होती है बेटा कस्टमर को, और कुछ कस्टमर कम हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब महंगाई होगी तो कस्टमर को होगी प्रॉब्लम, और कुछ कस्टमर क्या हो जाएंगे? कम। अब डिफ्लेशन की बात करते हैं। बेटा डिफ्लेशन में प्राइस क्या हो गए? कम। किसको प्रॉब्लम हुई? अब ध्यान से सुनना, डिफ्लेशन में प्राइस हो गए कम, प्राइस हो गए तो प्रॉब्लम किसको हुई? अब थॉट लगाओ, सेलर को प्रॉब्लम कैसे हुई? सेलर को कम क्या हो गया? प्रॉफिट। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्राइस क्या हो गए? कम। जब प्राइस कम हो रहे हैं तो बेटा सेलर को प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, एज अ सेलर, एज अ बिजनेस सोचो, तुम्हारे को अगर प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? कम, तो बेटा तुम क्या करोगे? तुम जॉब से एम्प्लॉइज को क्या कर दोगे? निकाल दोगे ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम एज अ सेलर हो, ठीक है, तुम्हारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब जब तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम, तो बेटा तुमने जॉब से पब्लिक को क्या कर दिया? निकाल दिया। अब मुझे बताओ, जब पब्लिक को तुमने जॉब से निकाल दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आ गई? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यस या नो? अब थॉट लगाओ बेटा, डिफ्लेशन से सेलर को प्रॉब्लम हुई, सेलर को प्रॉब्लम हुई, उसका प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट की वजह से उसने एम्प्लॉय को क्या कर दिया? तो बेटा क्या आ गया? तो ना तो प्राइस क्या होने चाहिए? ज्यादा। ना प्राइस क्या होने चाहिए? ज्यादा प्राइस हो गए तो कस्टमर कम हो जाएगा, कम प्राइस हो गए तो सेलर पब्लिक को जॉब से निकाल देगा, और क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो पॉइंट तुम्हें किस में लिखने हैं? प्राइस, दैट इज स्टेबल प्राइस में। क्लियर है यहां तक सबको? लिखो, थर्ड गोल लिखो, स्टेबल प्राइस लेवल, स्टेबल प्राइस लेवल। और इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आता है। अच्छा एक बात और, तुम लोगों ने वर्ड सुना है, जब बेरोजगारी हो जाती है तो क्या आ जाता है? क्या बोलते हैं इसको? रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है लोगों के पास नौकरी नहीं है, और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। बेटा नौकरी क्यों नहीं मिलती लोगों को? क्योंकि क्या आ चुका है? रिसेशन। रिसेशन का मतलब मार्केट में क्या हुआ? डिफ्लेशन से किसको प्रॉब्लम हुई? सेलर का क्या काम हुआ?
जिससे उसने पब्लिक को अपनी नौकरी, दैट इज पब्लिक को जॉब से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बेटा क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रिसेशन। ये वर्ड लिंक हो रहे हैं, ये इस तरीके से लिंक होता है पूरा का पूरा। क्लियर है सबको? लिखो, दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे इस लाइन के अंदर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो आपने लिखा है स्टेबल प्राइस लेवल, डैश डाल के लिखो, इसमें दोनों पॉइंट लिखवाऊंगा। लिखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो बेटा क्या प्रॉब्लम हुई, परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, इन्फ्लेशन की वजह से कुछ लोग परचेज करना बंद कर देंगे। तो ये बोल रहा है इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल। लाइन समझ आई? वेयर एज, कंटिन्यूएशन में, वेयर एज डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन में मैंने यहां पे क्या लिखा था देखो, डाउन टर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन टर्न? इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमी में क्या आ गया, इसी को इन्होंने क्या वर्ड बोल दिया, डाउन टर्न। तो ये लिखवा रहा हूं, वेयर एज डिफ्लेशन, वेयर एज डिफ्लेशन सिग्नल्स, वेयर एज डिफ्लेशन सिग्नल्स डाउन टर्न, deflation signals downturn in economy, whereas deflation signals downturn in economy which may cause recession, which may cause recession and large scale unemployment, which may cause recession and large scale unemployment। लाइन समझ आ गई? इन्फ्लेशन से क्या प्रॉब्लम हुई, परचेजिंग पावर कम हो गई कुछ लोगों की। डिफ्लेशन से क्या प्रॉब्लम हुई, डाउन टर्न हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी डाउन टर्न का मतलब क्या आ गया, रिसेशन का मतलब लोगों की क्या चली गई, लोगों की चली गई जॉब, और क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब क्यों गई भाई, क्योंकि सेलर का क्या कम हो गया, जब सेलर का प्रॉफिट कम हो गया तो क्या मैं सैलरी कहां से दूं, जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे सेलर के पास, तो उसने अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकालने की वजह से क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब बेटा इसी को क्या बोलते हैं, रिसेशन। अंडरलाइन कर लो यहां पे एक वर्ड इन्फ्लेशन, अंडरलाइन कर लो इन्फ्लेशन। दूसरा वर्ड अंडरलाइन करो डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर अंडरलाइन करो रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक। आई होप क्लियर है सबको। बोलिए, चार्ट देखो जल्दी से फटाफट। क्लियर है सबको ये? बोलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेटा कितने गोल्स हैं? पहला गोल इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा गोल हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस लेवल। स्टेबल प्राइस लेवल में दो वर्ड आएंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से क्या कम हो जाएंगे, कस्टमर। डिफ्लेशन से क्या प्रॉब्लम होगी, सेलर का प्रॉफिट कम होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या आ जाएगा, रिसेशन। क्लियर है? हेडिंग डालो नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। इसका ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि इसके इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल है। 2-3 पॉइंट पहले, आज के लेक्चर में सिर्फ 2-3 पॉइंट है जो समझा रहा हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले इसमें रोल समझाने से पहले, रोल को समझाने से पहले कुछ बेसिक चर्चा की गई है। सर वो बेसिक चर्चा क्या की गई है? सबसे पहले वो बेसिक चर्चा पे बात करते हैं क्योंकि इस पे एमसीक्यू है। रोल ऑफ गवर्नमेंट को समझाने से पहले इसमें 2-3 पॉइंट समझाए गए हैं। सर वो 2-3 पॉइंट पहले समझो। पहला पॉइंट याद रखना, तुम सबने ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो दोबारा से समझ लो बेटा, वापस सुन लो। 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं।
अगर मैं बात करूं रोल ऑफ गवर्नमेंट को समझाने से पहले पहला पॉइंट क्या बोला गया, 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जिसको आपके मॉड्यूल ने बोला है कैपिटलिज्म। एक होता है जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, आपके मॉड्यूल ने बोला है सोशलिज्म। और एक होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। पढ़ा है कहीं सबने? चलिए, अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है क्योंकि एमसीक्यू है। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट के रोल को समझाने से पहले यह बताया गया है 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं कैपिटलिज्म, एक को क्या बोलते हैं सोशलिज्म, एक को क्या बोलते हैं मिक्स्ड। सर कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, कैपिटलिज्म का सिंपल सा मतलब हमने क्या करा, हमने मतलब कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सब कुछ किसको दे दिया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। अगर मैं बोलता हूं, मैं वापस बोल रहा हूं यूएस में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? आंसर इज कैपिटलिज्म। यूएस में, वापस सुन लो, यूएस में सब कुछ किसके हवाले छोड़ दिया? प्राइवेट के हवाले। गवर्नमेंट का बिल्कुल मिनिमम इंटरफेरेंस है। सर क्या मतलब? सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। कहां पे? यूएस में। अगर सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में हैं, वापस सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में हैं, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस है, तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं कैपिटलिज्म। बेस्ट एग्जांपल यहां दे रहा हूं, क्या? यूएस। अभी समझ आ जाएगा सर मतलब क्या है प्राइवेट का। सेकंड क्या लिख रहा हूं? सोशलिज्म। सोशलिज्म को कई बार बोलते हैं सोशलिस्ट। जैसे सोशलिस्ट का मतलब हर चीज पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हर चीज पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एग्जांपल चाइना। सर क्या मतलब? देखो जरा, अगर तुम बिजनेस करते हो कहां पे? चाइना में। ध्यान से सुनो, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो कौन सी जगह में? चाइना। चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? सोशलिस्ट। वहां पे तुम बिजनेस कर रहे हो, ध्यान से सुनो, वहां पे अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करोगे अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ओनर तुम्हें बताएगा कौन? गवर्नमेंट। इसका मतलब चाइना में अगर तुम बिजनेस करते हो और चाइना में तुम्हारा बिजनेस है कोई भी चीज बनाने का, तो बेटा तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे। तुम्हारे को कौन बोलेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगा तुम इतना ही प्रोडक्शन करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। तुम जो प्राइस रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग नहीं रखोगे। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। सोच के बताओ, चाइना में सब कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इसका मतलब चाइना में सब चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। सर अगर तुम बिजनेस कहां करते हो? यूएस। यूएस में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? कैपिटलिज्म, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वहां पे अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो बिल्कुल आराम से फ्रीली बिजनेस करो, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन। सर तुम्हें जो भी गुड्स या सर्विसेज बनानी है एक्सेप्ट डिफेंस। थॉट लगा लो मैं क्या बोल रहा हूं। यूएस में बिजनेस कर रहे हो, हर चीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लीगल टर्म्स में। ठीक है, जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाना चाहते हो बनाओ, जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो बनाओ, जो प्राइस रखना चाहते हो रखो, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन। इसका मतलब अगर तुम यूएस में बिजनेस करते हो तो तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो बिल्कुल क्या होंगे? मिनिमम। लेकिन तुम चाइना में अगर बिजनेस करते हो तो हर चीज कौन बताएगा तुम्हें? तो बेटा एक बात सोच के बताओ, सब चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट या सोशलिज्म। ठीक है, जहां पे प्राइवेट के हवाले सब कुछ कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट। और अगर मैं बात करता हूं मिक्स्ड, इंडिया के अंदर कुछ चीजें किसके कंट्रोल में रहेंगी और साथ साथ प्राइवेट को भी क्या दे रखा है? छूट। जैसे अगर मैं बात करता हूं इंडिया में, बात करता हूं इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट।
डिफेंस किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट। क्या इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी तो हैं या नहीं है? अब मुझे सोच के बताओ, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? मिक्स्ड। चाइना में बिजनेस कर रहे हो, कौन सब कुछ कंट्रोल करेगा? तुम्हें बिल्कुल भी छूट नहीं है। चाइना के अंदर तो बिल्कुल भी छूट नहीं है, चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया। तो बेटा ये जो मैं आपको कंट्रीज बोल रहा हूं, इसके वो बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और कैपिटलिज्म में आता है यूके, यूएस। यहां पे सब कुछ किसको दे दिया? प्राइवेट। प्राइवेट अपने अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या करेगा? काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है पहला पॉइंट? अब वापस आ रहा हूं, अभी गवर्नमेंट के रोल नहीं पड़े, इससे पहले ये बता रहा है 3 तरीके के क्या होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। पहला इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे सब कुछ प्राइवेट के हवाले है, कैपिटलिज्म, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें दोनों हैं, कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और कुछ प्राइवेट के हवाले हैं। मिक्स। इंडिया के अंदर कैसा है? मिक्स। यूएस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये हैं सोशलिस्ट। इंडिया कैसा है? मिक्स्ड। यूएस, यूके कैसा है? कैपिटलिस्ट। तुमने नोटिस नहीं करा चाइना के अंदर कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है? वापस तुमने नोटिस नहीं किया? कोविड के टाइम पे तुमने लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं पता तो बताता हूं। नॉर्थ कोरिया सुना है? नॉर्थ कोरिया के अंदर देखा उनका वो जो है खतरनाक, एक क्या नाम है? हाँ वो देखा, छोटी सी हाइट का, कहीं मुझे गोली मार दे, कैमरा चल रहा है। सुनो, कोविड में एक केस आया था नॉर्थ कोरिया में, एक केस। क्या हुआ? उसको पता चला कि एक पर्सन है जिसको ये वायरस का इंपैक्ट आया, उसे बंद किया, गोली मार दी, खत्म। उसने रूट कॉज ही खत्म कर दिया। वायरस कैसे फैल रहा था? ह्यूमन से ह्यूमन में फैल रहा था। उसको पता चला एक पर्सन है जो बाहर से कहीं आया है और शक था, क्या था? एक शक था कि इसको वायरस का इंपैक्ट हो गया, पकड़ो, गोली मार दो। अब मुझे सोच के बताओ, कोई बोला इंडिया में अगर ऐसा हो जाता तो यहां पे धरने दे जाते। इसका सिंपल सा मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहां पे अगर मैं बात करूं, तुम्हें नोटिस करो या ना करो, मीडिया फ्रीली बोलता है ना इंडिया के अंदर। चाइना में कभी न्यूज सुनी है चाइना की? अच्छा एक बार तुम सबको नहीं, सबको पता है वायरस कहां से आया था, चाइना की कौन सी लैब से आया था, पता है ना? मुझे बताओ न्यूज में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया न्यूज? ऐसा कौन सा चैनल था, न्यूज चैनल, जो ये न्यूज दिखा रहा था? चाइनीज न्यूज चैनल बोल रहा हूं मैं। क्यों नहीं दिखा पा रहे थे? एक बात बताओ, क्यों नहीं दिखा? उन्हें पता है हमने दिखाया और क्या हुआ? हम हो गए अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड होने के बाद हम गए, क्यों? और एक बात, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। तो बेटा 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर। अब इस पे ना क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हवाले है? ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मिक्स्ड। इंडिया में क्या है? मिक्स्ड। चाइना में क्या है? सोशलिज्म या सोशलिस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। यूएस में क्या है? कैपिटलिस्ट। क्लियर है? पहले ये पॉइंट लिखो इसके अंदर, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके समझते रहना, लिखते रहना। तो आपने हेडिंग डाली है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। There are 3 types of economic systems. That is, अब इसके अंदर ABC करके लिखना है, ABC कर लो इस पॉइंट को अंदर। अगर ABC नहीं करना, सीधा पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में लिख लो। That is के बाद लिखो कैपिटलिज्म। That is कैपिटलिज्म लिखा है, कैपिटलिज्म ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब समझा रहा है, ब्रैकेट में लिखो ऑल रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में रहेंगी?
तो ऑल रिसोर्सेज अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल। प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर दिया, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन। ऑल रिसोर्सेज अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल। अब नेक्स्ट लाइन से लिख लो या नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, सोशलिज्म किसके कंट्रोल में रहेगा सब कुछ? तो ब्रैकेट में लिख लो, सोशलिज्म के ब्रैकेट में ऑल रिसोर्सेज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑल रिसोर्सेज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर नेक्स्ट मिक्स्ड। मिक्स का मतलब ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब आज के लेक्चर के अंदर, इसी के अंदर अभी खत्म नहीं होगा टॉपिक, एक सेकंड पॉइंट और आज के लेक्चर में। अब सुनो, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का भी तुमने रोल नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ क्या बताया गया, कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? 3, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। अब सेकंड पॉइंट इसी के अंदर। अब सोच के देखो, मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, ह्यूमन बीइंग की वांट्स कैसी होती हैं? उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? चॉइस करता है कि अपनी रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे कि सारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाए? सेटिस्फाई। सारी हो सकती हैं, तो कुछ वांट्स क्या होंगी? सेटिस्फाई। कुछ को क्या रहने देंगे? सेकेंड पॉइंट यहां देखो, मुझे बताओ, जब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट की भी तो बात कर सकते हैं। बेटा गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, वापस गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं? कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। और बेटा वांट्स कैसी होंगी? अनलिमिटेड होंगी। तो बेटा मुझे एक बात सोच के बताओ, गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट भी तो रिलेटिवली अनलिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करेगा? एलोकेट, जिससे उनकी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं, तो कुछ वांट्स क्या होंगी? सेटिस्फाई। और कुछ वांट्स को क्या रहने देगा? अनसेटिस्फाई। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, एक मिनट, जब ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सेम बात होगी। अब बस इतना सोच के बताओ, ये जो रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये एक सबसे बड़ी क्या है? याद करो क्या बताई थी, क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ, इसका मतलब बेटा रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को कई बार हम बोलते हैं स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स रिसोर्स। और ये बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया है गवर्नमेंट के रोल में। अभी रोल पे नहीं आए, बार बार बोल रहा हूं। रोल से पहले तुम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, फिर एक एक करके हम किस पे आएंगे? रोल पे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट अपडेट कर लो, यही सेकंड पॉइंट अपडेट कर लो। तो पहला पॉइंट तुमने लिखा है 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। अब इसके अंदर तुमने तीनों सिस्टम के बारे में एक एक लाइन लिखी है। अब सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट बेसिक, ध्यान से लिखना, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट, basic economic problem arises from the fact that basic economic problem arises from the fact that wants are, क्या लिखोगे? wants are unlimited and resources, basic economic problem arises from the fact that wants are unlimited and resources to satisfy and resources to satisfy and resources to satisfy wants are relatively limited. And resources to satisfy wants are relatively limited. Therefore
सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब एक तरीके से यहां गवर्नमेंट की बात कर रहा है। देयरफॉर सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस, therefore society cannot produce all the goods and services, therefore society cannot produce all the goods and services that its member desire to have, that its member desire to have। आराम से पढ़ो जरा लाइन। सबसे पहला पॉइंट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी होती हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। तो मुझे बताओ यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट भी तो कुछ वांट्स को ही क्या कर पाएगा? सेटिस्फाई। मुझे बताओ गवर्नमेंट सारे गुड्स और सर्विसेज बना देगा? क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि रिसोर्सेज कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। तो बेटा सारे गुड्स और सर्विसेज जो पब्लिक मांग रही है गवर्नमेंट से वो नहीं बन पाएंगे। कौन से बनेंगे? जो ज्यादा जरूरी है। लाइन पढ़ो जरा क्या लिखी है, लास्ट लाइन पढ़ो जरा ध्यान से। सोसाइटी के बाद से लाइन पढ़ो क्या लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस, यहां सोसाइटी का मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट्स मेंबर कौन हुए? हम लोग, सिटीजन्स, ठीक है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट्स मेंबर डिजायर टू हैव। हम लोगों ने जो गवर्नमेंट से बोला, क्या सारे गुड्स एंड सर्विसेज बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बना पा रही गवर्नमेंट हर चीज? क्योंकि रिसोर्सेज कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। और याद रखना रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी क्या है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आज के सेशन को यहीं रोकता हूं, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।